वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर मेरे चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी पर आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ गुडविल की। हम चैप्टर की बात कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बीकॉम का। तो उसमें थ्योरी की बात कर ली थी हमने इस चैप्टर के। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, लेकिन उससे पहले Make sure that you like this video and hit that subscribe button and also press bell icon and then click all for latest updates. तो गुडविल की वैल्यूएशन की हमारे पास 5 मेथड्स हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने छोटे से टॉपिक की बात की थी कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड करना। लेकिन जो बिजनेस सोल्ड आउट होता है तो उस टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन सभी मेथड ये प्रॉफिट पर बेस्ड है। वर्ड प्रॉफिट सभी में आ रहा है, कैपिटलाइजेशन मेथड की में प्रॉफिट वर्ड सभी में आता है। तो प्रॉफिट के बिना कोई भी फाइंड नहीं होता, चाहे ये लास्ट मेथड है इसमें भी सुपर प्रॉफिट का यूज होता है। तो इस तरह से सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होंगे उसके बेसिस पर हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसकी बात भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके दो मेथड आते हैं इसके अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसकी बात हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि थर्ड वीडियो में। और फोर्थ और लास्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें इन दो मेथड की बात करेंगे, जिसमें से फोर्थ मेथड है परचेज कंसिडरेशन मेथड। काफी छोटा सा मेथड है, इसकी बात भी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उससे उसमें करेंगे। और उसी के साथ बात करेंगे उसी वीडियो में एन्युटी मेथड की कि एन्युटी मेथड क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ये सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड एंड सिंपल मेथड। एवरेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है औसत, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट औसतन कितना प्रॉफिट है वो निकालते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में दिया होता है पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल हमें पास्ट के 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2010 5 लाख, 2011 12 13 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल किया जाएगा। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, तो 18 लाख के हो गए टोटल। तो 18 लाख पास्ट 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बाय नंबर, कितने सालों के हैं ये 4, तो 18 बाय 4 हो जाएगा। सो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 4,50,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट पास्ट 4 ईयर का। और हमें जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर जो एवरेज आएगी 4,50,000 इंटू हो जाएगा 2, यानी कि 9 लाख आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, हमने यहाँ पर एग्जांपल खुद से ही लिया है। तो हमने जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट थे सभी को ऐड किया और बाय 4 कर दिया, क्योंकि 4 सालों के प्रॉफिट थे। तो आ गया 4,50,000। 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया गया होगा, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया है 2 ईयर परचेज। तो 4,50,000 इंटू 2 9 लाख आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई एवरेज प्रॉफिट यूज्ड एट बेस। तो हमने एवरेज प्रॉफिट को ही क्यों लिया, क्योंकि जब बिजनेस सोल्ड आउट होगा तो जो परचेजर है, बायर है, वो क्यों
गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देगा ताकि उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पैसा है वो एक्स्ट्रा देगा। तो गुडविल का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो प्रॉफिट से है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को बेस लिया जाता है। जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उनकी एवरेज निकाली जाती है, क्योंकि एवरेज को रिलायबल ज़्यादा माना जाता है, एवरेज को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है वैल्यूएशन के लिए। इसलिए जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं उनको ध्यान में रखकर उनकी एवरेज निकाली जाती है और उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है वैल्यूएशन के लिए, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये क्वेश्चन में क्यों दिया होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग क्या है कि जब बिजनेस बायर या परचेजर खरीदेगा तो वो देखेगा कि उसे जो गुडविल के कारण प्रॉफिट कितने सालों के लिए होंगे। गुडविल का फायदा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो 2 साल के लिए होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट करेगा, क्योंकि गुडविल जो है वो सेलर ने बनाई है, उसकी मेहनत लगी है गुडविल बनाने में, और परचेजर उसी मेहनत का उसे कंपनसेट करेगा, सिर्फ एक अमाउंट देगा। तो वही होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि जो गुडविल के कारण उसका फायदा कितने टाइम तक होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये था एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट की। तो अभी तक हमने सिंपल बात कर ली है एवरेज प्रॉफिट मेथड की, अब हम बात करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये कोई इसका पार्ट नहीं है, ये इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो अभी जो हमने पहले एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने जो प्रॉफिट लिया था 5, 3, 2, 8, इस तरह से, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं था, और फिर हमने उसे 4 से डिवाइड किया था। लेकिन जब प्रॉफिट एक ट्रेंड शो करे, अब जैसे यहाँ पर ट्रेंड शो हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यहाँ पर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और ये हैं ईयर्स 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। तो यहाँ पर ट्रेंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट का है 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग है, तो इसलिए यूज होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर हम प्रॉफिट को वेटेज देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 में वेटेज दिया जाएगा। जो सबसे करंट ईयर होगा, लेटेस्ट ईयर होगा, उसे वेट सबसे ज्यादा मिलेगा, और जो सबसे पुराना ईयर होगा उसे वेट सबसे कम मिलेगा। तो 10, 11 सबसे ओल्ड ईयर था, तो उसे वेट दिया है हमने 1, फिर 2, 3, 4, 5, और जो लेटेस्ट ईयर था वो था 14, 15, उनसे सबसे ज्यादा वेट मिला। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाला, 5 लाख इंटू 1, 6 लाख इंटू 2, 7 लाख इंटू 3, 8 लाख इंटू 4, 9 लाख इंटू 5, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 15 लाख। तो यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय में आता है टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पर बाय में टोटल ऑफ वेट आएगा, तो 1 करोड़ 15 लाख बाय 15, इसका टोटल जो होगा वो 15 हो गया। तो ये जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये आ चुका है 7,66,666.66। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7,66,667। तो इस तरह से हमने वेटेज एवरेज से निकाला है। हमने वेटेज एवरेज मेथड का यूज कब करना है, जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीज ट्रेंड शो करेगा। ट्रेंड अगर है तो यूज करना है, वरना क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी ट्रेंड होगा तो इसे यूज करेंगे, वरना सिंपल जो हमने पहले बात की थी एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसी मेथड से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये बात हो गई है वेट एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उससे गुडविल निकाल कर आंसर आ जाएगा। तो अब एक वर्ड आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हो सकता है कि जो प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहे हैं इसमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हो, यानी कि एबनॉर्मल चीजें जो बार बार नहीं होंगी, एक बार हो गई, जरूरी नहीं है कि वो बार बार हो। तो वो प्रॉफिट के अंदर ऐड या लेस होती हैं। 9 आइटम्स हैं, सभी की बात करेंगे 1 बाय 1। तो
तो एक वर्ड यहाँ पर ध्यान में याद रखना है हमें, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहेंगे उस पर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अब वन बाय वन उन्हीं पॉइंट्स की हम बात करेंगे। कर रहे हैं प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त कौन कौन सी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां रखनी चाहिए। बेसिकली एक तरह से इन्हें हम एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2012 में 50,000, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, तो वो लेस हो जाएगा, तो प्रॉफिट बच जाएगा 40,000। सेकंड वन इज एबनॉर्मल लॉस। तो कई बार क्या होता है कि लॉस जो बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, अगर आग लगने से लॉस हुआ है तो गोडाउन में हर साल आग नहीं लगेगी। तो अगर 2013 में प्रॉफिट था 40,000 और जो नुकसान हुआ फायर से वो था 10,000, तो वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉफिट 50,000। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ये हर साल नहीं होते, हर बार नहीं होते, तो इसलिए इस तरह की अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाते हैं और एबनॉर्मल गेन लेस हो जाता है। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कई बार जो इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट से भी होती है, तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी वो प्रॉफिट में से लेस कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस के आउटसाइड होती है, तो वहां से जो इनकम होगी, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा फॉर एग्जांपल, तो वो प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है, फॉर एग्जांपल रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमारी कोई बिजनेस के बाहर प्रॉपर्टी है, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे हम प्रॉफिट में लेस कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वो हमारे जो बिजनेस के ऑपरेटिंग जो हमारी चीजें हैं जिनका हम व्यापार करें वो उनसे नहीं हुआ। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं कि जो फ्यूचर में होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो बिजनेस चला रहा था उसने स्टॉक को इंश्योरेंस नहीं करवाया था, लेकिन हम करवाएंगे तो वो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक का इंश्योरेंस, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी डिडक्ट हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में से। तो ये थी फर्स्ट 5 एडजस्टमेंट प्रिकॉशंस जो हमें पता होनी चाहिए जब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अभी तक 5 पॉइंट्स की बात कर ली है प्रिकॉशंस, वो 5 प्रिकॉशन जो हमें रखनी चाहिए while कैलकुलेटिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो उसके बाद 6th जो प्रिकॉशन है वो है इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कई बार कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमें अभी तक तो नहीं मिल रही थी लेकिन फ्यूचर में मिलेगी। फ्यूचर में कोई ऐसी इनकम है जो मिलेगी तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। 7th पॉइंट इसका बिल्कुल अपोजिट है, स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ऐसी अर्निंग जो अभी तक तो हमें मिल रही थी लेकिन फ्यूचर में हमें हो सकता है ना मिले, तो वो प्रॉफिट में से लेस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद 8th प्रिकॉशन है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जांपल हम पास्ट में जो हमारा मैनेजर था उसे जो सैलरी दे रहे थे वो थी 5,000 रुपीज पर मंथ, तो 1 ईयर की 60,000। अब हम फ्यूचर में उसे जो सैलरी देंगे वो देंगे 7,000 पर मंथ, यानी कि 84,000 रुपीज हो गई पर ईयर की, यानी कि बढ़ गई। तो ये जो 24,000 का गैप है ये जो प्रॉफिट होगा उसमें से लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उसी तरह से 9th पॉइंट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी लेस ही होता है, डिडक्ट होता है प्रॉफिट में से। तो ये 9 प्रिकॉशंस थी जो हमें रखनी चाहिए, जो 8th पॉइंट में अभी हमने बात की। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, पहले हम 60,000 दे रहे थे, फ्यूचर में हम उसे 50,000 देंगे, तो 10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से हमारी इनकम हो जाएगी। तो ये थी 9 पॉइंट्स
जिनका हमें ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड हम इस सम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए परचेज बिजनेस फ्रॉम बी ऑन 31 मार्च 2012। तो ए जो है वो बी का बिजनेस परचेज कर रहा है 31 मार्च 2012 को। तो बी के बिजनेस के लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 2009, 2010, 2011 और 2012। तो यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, उसे देख लेते हैं। यू आर इन्फॉर्म दैट प्रॉफिट ऑफ 2009 इंक्लूड ए नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 25,000। तो सबसे पहले तो सम की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है कि कहीं यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है। 60,000 1 लाख, फिर लॉस है, फिर एकदम से 2 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज होता है सिर्फ जहाँ पर ट्रेंड हो, ट्रेंड नहीं है तो उसका यूज नहीं होगा। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन जो हमने अभी बात की 2009 का जो प्रॉफिट है उसमें 25,000 की नॉन रिकरिंग इनकम भी है, यानी कि वो इनकम आउटसाइड दी बिजनेस है या फिर वो हमें बार बार नहीं होगी, तो वो 25,000 हो जाएंगे लेस। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ 2010 वर reduced by 40,000 due to an extraordinary loss on account of theft। तो प्रिकॉशंस में भी हमने बात की थी अब नॉर्मल लॉस की, जिसमें हमने बात की थी लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। तो 2010 का जो प्रॉफिट है उस वो है 1 लाख रुपए का। 40,000 उसमें वो भी इंक्लूड हैं जो गुड्स हमारी चोरी हो गई थी, लॉस बाय थेफ्ट था, तो वो अब नॉर्मल लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा, 40,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये चोरी या आग लगना बार बार नहीं होता। थर्ड एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन है, इन 2011 ए मशीन वाज डिस्ट्रॉयड एंड 1,50,000 बीइंग टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू प्रॉफिट। तो 2011 में एक मशीन में आग लग गई और उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो वो 1,50,000 हमने प्रॉफिट से चार्ज किए, जबकि ऐसा नहीं होगा हर साल, क्योंकि हर साल मशीन में आग नहीं लगेगी। तो 1,50,000 हो जाएंगे ऐड। उसके बाद 2012 की बात करें तो प्रॉफिट ऑफ 2012 इंक्लूडेड 15,000 एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो 2012 के प्रॉफिट में 15,000 रुपए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड दी बिजनेस होती है, इसलिए वो भी लेस हो जाएगी। सो लेस 15,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट और भी दो हैं, वो भी देख लेते हैं। A thing to appoint an accountant in the business to maintain the books of accounts. The accountant will get the salary of 2,000 per month। तो A ने जब बिजनेस परचेज कर रहा है जो B का, उसने सोचा कि क्यों ना एक अकाउंटेंट रख लिया जाए और अकाउंटेंट को 2,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और लास्ट इंफॉर्मेशन है, A at the time of purchasing the business was employed in DCM and was getting 2,000 per month। तो A जब बिजनेस खरीदने से पहले ये जो था वो किसी कंपनी में होगा, यहाँ पर नाम दिया गया है DCM, तो वहां पर वो 2,000 पर मंथ सैलरी ले रहा था, 2,000 पर मंथ सैलरी ले रहा था। उसके अलावा he intends to replace the manager of business who at present is getting 1,500 पर मंथ। और B ने एक जो मैनेजर रखा हुआ था वो A उसे नहीं रखेगा, और वो जो मैनेजर था वो 1,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी ले रहा था। तो ये सब एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 2009 60,000 माइनस 25,000, ये हो गया 35,000। 1 लाख प्लस 40,000 1,40,000। उसके बाद ये 10,000 का लॉस था, ब्रैकेट में इसे शो किया है, प्लस 1,50,000, तो ये हो जाएगा 1,40,000। उसके बाद 2 लाख माइनस 15,000 जो थे वो था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा 1,85,000। तो अगर इसे हम टोटल करें तो 5 और 5 10 0 1, 4 और 4 8 और 8 16,
और 4 20 0 2 2 और 3 5। तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख बाय हो जाएगा 4, क्योंकि 4 इयर्स का प्रॉफिट हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 1,25,000। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,25,000। तो हमने अभी तक सिर्फ 4 एडजस्टमेंट का यूज किया, जो कि हर ईयर में एक एक एडजस्टमेंट थी, वो हमने कर ली है। तो हमने जो प्रॉफिट है वो निकाल लिया है 1,25,000। तो अब हम जो लास्ट की 2 एडजस्टमेंट है उन्हें अच्छे से समझेंगे और इस सम को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। फिफ्थ जो एडजस्टमेंट थी वो थी ए थिंग्स टू अपॉइंट एन अकाउंटेंट इन द बिजनेस टू मेंटेन बुक्स, द अकाउंटेंट विल गेट ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो ए जो है वो बिजनेस को संभालने के लिए एक अकाउंटेंट रखेगा और अकाउंटेंट को 2,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। यानी कि बी ने पहले अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ था, ए रखेगा, तो एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये 24,000 जो अकाउंटेंट को सैलरी दी जाएगी वो 1,25,000 में से लेस हो जाएंगे। तो 1,25,000 जो आया है एवरेज प्रॉफिट, उसमें से लेस हो जाएंगे 24,000 जो अकाउंटेंट को सैलरी दी जाएगी। तो ये रह गया 1,01,000, क्योंकि अकाउंटेंट को सैलरी पहले नहीं दी जा रही थी। ए अब अकाउंटेंट रखेगा तो सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट थी वो थी ए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस वाज एम्प्लॉयड इन डीसीएम एंड गेटिंग ₹2,000 पर मंथ। तो ए बिजनेस खरीदने से पहले जॉब कर रहा था, नौकरी लगा हुआ था किसी कंपनी में, वहां पर उसे सैलरी मिल रही थी 2,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 24,000 रुपीज उसकी इनकम हो रही थी 1 ईयर में। यानी कि अब वो बी का बिजनेस लेगा तो वहां से उसे काम छोड़ना पड़ेगा, तो 24,000 का और उसे नुकसान हो गया, तो वो भी लेस हो जाएगा 24,000, क्योंकि 24,000 पहले उसे मिल रहे थे लेकिन अब उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने बी का जो बिजनेस है उसे ले लिया है। तो 24,000 लेस होने के बाद बचेगा 77,000। उसके बाद इसी के साथ पॉइंट था he intend to replace the manager of the business who at present is getting 1,500 per month। तो ए ने वहां से तो जॉब छोड़ दी, लेकिन अब पॉइंट है कि जो बी था उसने पहले एक मैनेजर रखा हुआ था। अब मैनेजर जो रखा हुआ था वो सैलरी भी ले रहा था, तो अब जो वो सैलरी होगी वो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ए खुद मैनेजर की जगह काम करेगा। तो जो मैनेजर था वो 1,500 के अकॉर्डिंग सैलरी जो है वो ले रहा था, तो 1 ईयर की हो गई 18,000। तो अब अगर ए खुद ही मैनेजर का भी काम करेगा तो वो सैलरी उसे नहीं देनी पड़ेगी, एक तरह से उसकी बचत हो गई, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई, तो वो 18,000 ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 95,000। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यूएट द गुडविल एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो 3 टाइम्स करना है तो 95,000 इंटू, तो 95,000 इंटू 3, तो ये हो गया 2,85,000 और यही इसका आंसर है। तो हमने जो सबसे पहले तो ये 4 एडजस्टमेंट की थी, ये तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो ये जो लास्ट की 3 एडजस्टमेंट हैं इन्हें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट नंबर 5 हमने की है वो की है कि जो ए है वो अकाउंटेंट रखना चाहता है, क्योंकि उसे अकाउंट्स का काम खुद नहीं आता, तो वो अकाउंटेंट रखना चाहता है और अकाउंटेंट 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी लेगा। तो ये एक्सपेंस बढ़ गया, एक तरह से खर्चा बढ़ गया, तो वो हमने लेस कर दिया एवरेज प्रॉफिट में से। उसके बाद जो ए जहां पर पहले काम कर रहा था वहां पर भी 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी ले रहा था, यानी कि 24,000, तो वो सैलरी अब उसे नहीं मिलेगी, वहां पर भी एक्सपेंस हो गया, तो वो भी यहाँ पर लेस हो गए।
उसके बाद जो बी था उसने तो पहले मैनेजर रखा हुआ था, लेकिन ए ने कहा मैं मैनेजर नहीं रखूंगा, मैं खुद ही वो काम भी कर लूंगा। तो वहां पर 1500 इंटू 12 18,000 रुपीज उसकी बचत हो गई, सेविंग हो गई, इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया। तो ये 18,000 ऐड हो गई, तो ये 95,000 आफ्टर एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद आया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमें दिया हुआ है 3, तो 2,85,000 हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यही था। इसमें जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें भी लगभग सेम एडजस्टमेंट ही होती है, लेकिन उसमें हमें ट्रेंड देखना है। तो जो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे लास्ट में एडजस्टमेंट करने के बाद सभी, तो उसमें वेटेज दे देंगे जो भी होगा। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो 1 2 3 4 मान लीजिए देकर जो टोटल आएगा 10 उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में वही एट लास्ट वही सब कुछ होगा। तो एडजस्टमेंट सेम ही होंगी, बस वहां पर प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेटेज आ जाता है। तो ये थी कंप्लीट बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। उसके अलावा जो थ्योरी वाली वीडियो थी उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दूसरे चैनल पर भी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और कॉर्पोरेट लॉ की वीडियोस जा चुकी हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।